बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। आज के कट और रेजर से आगाज करें। बड़ी अहम चीजें, बड़ी अहम खबरें। आज बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होने वाला है। और जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो हियत तब्दील की गई है, शक्ल जो तब्दील की गई है। जस्टिस मुजीब अख्तर साहब को फारिग किया गया है 3 रुकनी सीनियर तरीन कमेटी से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, सॉरी कमेटी के। और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को डाला गया फौरन फौरन। काजी फाइज साहब ने इस ऑर्डिनेंस के आते ही, जिसको नहायत नाकाबिल कबूल समझते थे माजी में, जो इस तरीके से उन्होंने एक्ट किया ना, तो डेफिनेटली सब कुछ पर्पसली है। ये एक अंडरस्टैंडिंग से कहीं ना कहीं ऐसे गुमान होता है। मैं गुमान की तो बात करता हूँ कि जैसे गाइड किया जा रहा है, आप ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा, मैं वहां रोक लूंगा, मैं इसको देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टाइमिंग आती है, टाइमिंग बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और फौरन से पहले पहले चीज़ें को इस तरीके से तैयार किया जाता है। बस मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो सुबह मेरी पेशी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ है। बताया जा रहा है कि आपके पास ये गुंजाइश है, ये कर लें, आपके पास ये गुंजाइश है, अब अभी ये कर सकते हैं, ये वाली पोजीशन है। तो ये सारी बात है, ये पर्पसली हुआ है। तो जब पर्पसली हुआ है तो हफ्ते को इजलास बुलाया था उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, काजी फाइज साहब ने। उससे एक दिन पहले उन्होंने इस इजलास को में खुद शिरकत नहीं की थी। और उन्होंने कहा था कि ज़ाहिर बात है, उनको पता होगा कि एक अदद एक्ट बन रहा है, ज़रा वो पूरा बन जाए तो फिर करते हैं। तो फिर हफ्ते को उन्होंने बना लिया। जब ये एक्ट बन गया, सदर जरदारी ने साइन कर दिए, तो उन्होंने कहा बुला लो इस कमेटी को। तो उसमें जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि मैं ज़ाती मसरूफियात पे हूं, मैं नहीं आ सकता। तो अब आज बरोज़ पीर ये इजलास दोबारा बुलाया गया है। और अहम खबर इसलिए है ये इस इजलास से मुतल्लिक, गालिब राय ये है कि 63A की तशरीह का जो रिव्यू गया हुआ है ना, यानी नजर षानी की जो अपील की गई है, वो समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती है आज 3 रुकनी बेंच के अंदर। क्योंकि ये, अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गई और इसका फैसला हो गया हुकूमत के हक में, जिसका मुझे 200% यकीन है, तो आपको मैं बता दूं कि हुकूमत के लिए आईनी तरमीम करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान। किस तरीके से? कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बंदे तोड़ के रखे हुए हैं ना, तो उनका ये था ना कि उनको वोट डालेंगे तो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, और वो डी सीट भी होंगे। तो इसके थ्रू उनका वोट काउंट होगा, डी सीट होगा। बाद में आपको पता है दोबारा से ज़िमनी इंतखाब में उनको लड़वा देंगे। पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा जीतना आजकल के हालात में कोई मुश्किल काम है? कतई मुश्किल काम नहीं है। तो ये सब करेंगे। दूसरा बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत वाला जो केस है, जिस पे खुद नोटिस लिया था उमरता बंदियाल साहब ने, उसकी भी समाअत मुकर्रर हो सकती है। ठीक है, थोड़ा ठंडा गर्म करेंगे ना, अवामी मामलात के साथ भी थोड़ा इन टच करेंगे। हुकूमत को तो फैसिलिटेट जहाँ से करना है, थोड़ा अवामी मामलात को भी ज़रा देख लेंगे। चलो भाई, ओके, ओ हो अरशद शरीफ की तरफ उधर सारा काम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है जी, बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। 8 जजेस की वजाहत जो आई थी, और उस वजाहत के बाद काजी साहब ने जो 9 सवालों पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा था, और उस ख़त को बाकायदा शाया करवाया गया, मीडिया को प्लेस किया गया। रजिस्ट्रार तंजीला है या सजीला या उस टाइप का, उनके साथ उन 9 सवालों पे आज रिएक्शन आ सकता है। 8 जजेस में से कोई कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, सॉरी, जो एक्ट पे तब्दीली हुई है, आज उस पर भी कोई रिएक्शन आ सकता है। छुट्टी खत्म है सर। जब छुट्टी खत्म है तो ठीक है। बहुत ही अहम है ये हफ्ता, अदालती हवाले से बहुत ही अहम है। इधर मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत अहम मुस्बत बात की है। वाकई अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ दोस्ताना माहौल बनाने के लिए दोनों फ्रीकैन ने किरदार अदा किया। दोनों फ्रीकैन संजीदा हैं, यानी पीटीआई भी और जमीयत उलमा इस्लाम भी, कि उनके साथ माहौल जो है वो दोस्ताना बन चुका है। अब मामलात इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि हम आपस में दोस्ताना माहौल में बातचीत कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि हमारा इतना कंफर्ट जोन बन गया। वाकई मुश्किल तो बहुत था ना दोनों के लिए। तो उन्होंने कहा अब हम दोस्ताना माहौल में बातचीत कर सकते हैं, मतलब दोनों फ्रीक संजीदा हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा आर्मी तरमीम के, आईनी तरमीम के हवाले से जो चीज़ें अवाम को पता लगी हैं, तो उस पर अवाम इतना गुस्से में है। अगर मुसवदे की जो चीज़ें अभी सामने नहीं आई, यानी मौलाना साहब को पता है, अगर मुसवदे की जो चीज़ें अभी सामने नहीं आई, अगर वो अवाम के सामने आ जाती, तो तब वो क्या करते? यानी मौलाना साहब कहते हैं मुसवदे के मुंदरजात जो उनके पास आए थे, जो शिकें जो आई थी, वो इतनी ख़तरनाक थी कि अवाम का इश्तियाल बजानिब था, हक बजानिब था।
انہیں کہا رہی بات نواز شریف صاحب اس رات مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو میں نے منع کر دیا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، نواز شریف مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، نہ میں نے منع کیا، نواز شریف جب چاہے میرے گھر آئیں، جب چاہے میں مجھے بلا لیں میں ان کی طرف چلا جاؤں گا، یا انہیں بات دی۔ اور مولانا صاحب نے ایک اور بھی بڑی بات کی اس اسمبلی کے حوالے سے، اور یہ بات بالکل کلوز ٹو پی ٹی آئی لگتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عوام کو احساس ہے کہ ملک میں الیکشن نہیں ہوئے، صحیح الیکشن نہیں ہوئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو احساس ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بذات خود کلیم ہی بہت بڑا ہے۔ پی ٹی آئی کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ عوام سے اس اسمبلی کا کوئی تعلق نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، یعنی جتائے اسٹیبلشمنٹ نے، ہرائے اسٹیبلشمنٹ نے۔ مولانا صاحب بہت واضح الفاظ میں یہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ چیز۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بولا میں ذرا اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ پشاور گئے اور پشاور جا کر انہوں نے رد عمل دیا، اور نہایت سخت رد عمل تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے معافی والی بات جو کل سے باقاعدہ بہت زیادہ پاپ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عظمی بخاری صاحبہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ معافی کا کہنے والے پہلے عمران خان سے معافی مانگیں، معافی وہ مانگے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، رہی بات ہماری معافی کی تو معافی نشتہ چکر ہی کوئی نہیں، بھول جاؤ معافی کو، یہ انہوں نے بولا ہے۔ انہوں نے کہا جلد، ایک بار پھر بولا کہ جلد عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے۔ بولا تو انہوں نے 2 ہفتے پہلے بھی تھا، لیکن اس 2 ہفتے کے دعوے نے پوری پارٹی کو جس طریقے سے کیا تو پتہ چلا کسی کو لگی بھی بڑی زور کی ہے یہ دعویٰ، بہت زور کی لگا تھا یہ دعویٰ۔ تو یہ تھا، تو انہوں نے کہا جتنے مرضی پرچے کاٹ لو، ہم اپنا آئینی حق استعمال کر کے رہیں گے، عمران خان کو رہا کریں گے اور علامہ اقبال کے خواب کی طرح کا پاکستان بنائیں گے، جو عمران خان علامہ اقبال نے جس ریاست کا خواب دیکھا تھا اس کی طرح بنائیں گے۔ جلسے میں پنجاب حکومت نے رکاوٹیں ڈالی، ہمیں 2 گھنٹے کھڑا رکھا اور باڑیں لگا کے رکھی، یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود میں سب کی مذمت کرتا ہوں۔ اگر یہ اتنے ہی جمہوری ہیں تو انہیں کہیں ہمیں بنانے پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، پھر ان کو بتائیں ہم لوگ۔ اور اس کے باوجود میں کہ میں اپنے وقت پہ پہنچ گیا، رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے اتوار کو، یعنی اپ کمنگ اتوار کو میاں والی میں جلسہ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے۔ تو بھائی مجھے ایسا لگتا ہے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ہم نے کمنٹ کرنا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور میں جلسہ کرنا بذات خود پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح تھی۔ اس جلسے کی 6 بجے لائٹ اور میوزک آف کر دینے پر کسی قسم کا رد عمل نہ دینا، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ اس پرامن طریقے سے اس جلسے کو وائنڈ اپ کیا، نہ کوئی پرچہ ہوا، نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی، نہ کوئی ریزسٹنس دکھائی گئی، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم 9 مئی کے دن بھی پرامن لوگ تھے، ہم 9 مئی کے دن بھی ایسی کوئی نیت رکھتے نہیں تھے۔ جو 9 مئی کا حکومت کا بیانیہ ہے جھوٹا ہے، لغو ہے، غلط ہے، یہ ان کا کریٹ کرنا ہے۔ یہ جواب بہت بڑا زبردست آ گیا نا لاہور کے جلسے، اتنی زیادہ پبلک ہو، اس کے بعد آپ آرام سے اسٹیج بھی خالی کر دیں، ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیں، یہ چھوٹ گئی۔ اور اس خاموشی سے اس جلسے، وہ تو فتح ہو گئی، اٹک بھی پار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس خاموشی سے جلسے کو ختم کرنے کے بعد مجھے یہ بتائیں میاں والی کے جلسے کی اجازت نہ ملنا کسی عدالت کی طرف سے، وہ جو 43 کا جب این او سی پڑھتے ہیں نا سر، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کہی ہوئی ہیں۔ تو پنجاب میں جلسے کرنے کی راہ ہموار ہو گئی، میاں والی، اس کے بعد پنڈی، یہ ہر جگہ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ لاہور کے جلسے کا جھنجھر اتنا پرامن آیا، اتنا پرامن آیا، میں کہتا ہوں کہ اسٹریٹجسٹ نے کمال اسٹریٹجی کر لی ہے کہ نہایت پرامن طریقے سے اس جلسے کو وائنڈ اپ بھی کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے باتیں وہی دہرائیں، لیکن ایسی کوئی سخت بات بھی نہیں کی۔ تو مجھے لگتا ہے دس از گڈ اسٹریٹجی، باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، حسن نقوی صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے خبر دی ہے جی، اور بڑی تہلکہ خیز خبر دی ہے، اور یہ تو مجھے خیر اندازہ تو بہت پہلے سے تھا کہ یہ ایک بلون پھٹنے والا ہے پنجاب حکومت کے اندر۔ آپ ایک فرا گوگی ڈھونڈ رہے تھے، آپ ایک گجر ڈھونڈ رہے تھے، آپ ایک بزدار ڈھونڈ رہے تھے، ادھر اتنی فرا گوگیاں نکل ہیں، یہ فرا گوگیاں تو ایک دو ہوں گی،
एक दो गुज्जर होंगे, मगर उन्होंने पिछली फरा गोगियां गुज्जर सारे बुलवा देंगे आप, ऐसा रिकॉर्ड निकलना है। वो तहलका खेज खबर यह है कि मरियम औरंगजेब और उज़मा बुखारी साहबा से मुतल्लिक, एक सीनियर वजीर है पंजाब की और दूसरी उज़मा बुखारी साहबा हैं, वजीर इत्तलात है पंजाब की। अज़मा बुखारी साहबा ने मरियम औरंगजेब साहब की मुसलसल मुदाखलत जो उनकी मिनिस्ट्री के अंदर हो रही है, वही बताता हूँ, उस प्रूफ भी देता हूँ आपको। मुदाखलत की वजह से मरियम नवाज साहबा को ये कह दिया है कि ये बाज नहीं आ रही मरियम औरंगजेब साहबा, आप प्लीज़ मेरी वजारत बदल दें और मैंने काम करना है, ये मुझे मुसलसल इंटरप्ट कर रही हैं। और बताया जाता है कि 2 सेक्रेटरीज बदल चुके हैं अब तक वजारत इत्तलात में, और बदलने वाली कोई और नहीं है, वो मरियम औरंगजेब साहबा हैं। DGPR डायरेक्टर जनरल प्रोटोकॉल, जी हाँ, पब्लिक रिलेशन, वो बदल चुके हैं जी, और ये भी मरियम औरंगजेब साहब ने बदला है। उन सबका बड़ा रंज है अज़मा बुखारी साहबा को। मुबैना तौर पर 3 करोड़ की वो जो किकबैक्स है उसका एक अलहदा मामला है। मुबैना तौर पर मार्केटिंग कंपनी है चैनल 7 या किस टाइप की, उसको 15 करोड़ रुपए देने का भी मामला है। अंदाज़ा कर लें साहब, बीच चौराहे पर ये हंडिया अभी से चंद महीनों में फूट रही है, चंद महीनों में टूट रही है। फिर मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा वक्त रखें, अभी देखें ज़रा इनकी हुकूमत जाने, फिर आपको बताएंगे किस किस ने क्या क्या किया, कौन कौन सी फरागोगी एक्टिव की, क्या था क्या नहीं था, ये आपस में बोलेंगे और ये आपको बताएंगे। तो सर, या तो अज़मा बुखारी साहबा की वजारत चेंज होने वाली है, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहबा तो बहुत करीब है जी। और सीरियस हल्के बताऊँ, नून लीग के मेन मेन करीब करीब वाले, वो कहते हैं कि कुछ हुआ तो जिम्मेदार भी यही होंगे, घेरा हुआ है बहुत सी चीज़ों को, लाइक ये वाली पोजीशन। अच्छा जी, इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब हैं, और वो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की कहानी ज़्यादातर सुनाते हैं। उन्होंने कहानी कम और मुझे लगता है कि पैगाम ज़्यादा दिया है, धमकी ज़्यादा दी है। वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली भी होगी ना, जैसे मंसूर अली शाह साहब आ गए, तब भी वो जो इमरान खान साहब की इलेक्शन ऑडिट की दरख्वास्त है ना, हाँ जी, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दे सकती। मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्शन को कलअदम करार दिया, तो इसको नहीं माना जाएगा। ये मैसेज दिया उन्होंने मुनीफ फारूक साहब के जरिए। मतलब ये तीसरा फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना जा रहा है। एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का उमर अता बंदियाल साहब के दौर में, दूसरा मखसूस नशिस्तों वाला, तीसरा अब इलेक्शन ऑडिट वाला। क्या ख्याल है? फीडबैक से मुतल्लिक दुआ करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला